नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो चुकी है और पहले दिन बीजेपी विधायकों की जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, जजपा विधायकों की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर। शुरुआत वहीं से करते हैं। मेरे साथ हरियाणा भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यादव साहब, कल मीटिंग थी आपकी विधायक दल की। क्या कुछ मुद्दे आपकी तरफ से और अन्य विधायकों की तरफ से वहाँ पर उठाए गए और क्या आपको रणनीति जो है वो दी गई? देखिए, विधानसभा सत्र से पहले रोज़ ही विधायक दलों की बैठक होती है, तो उसमें मुख्य रूप से तो जो किसानों की जो समस्या जल भराव की वजह से आई थी, उस पे मैंने अपने क्षेत्र की मांग को विधायक दल की बैठक में उठाया। मैंने कहा कि भाई इस बार बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई है, क्योंकि या तो 96 में या 77 में या अब 21 में, तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की वजह से सारी खेती आज जलमग्न हो गई। बाजरा था, चाहे वो कपास थी, चाहे अन्य फसलें थी, बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो गया। तो उसकी गिरदावरी के लिए, स्पेशल गिरदावरी के लिए मांग रखी और उसके साथ साथ इंश्योरेंस जो फसल बीमा योजना है, उस इंश्योरेंस में भी कुछ खामियां आ रही थी, तो उस मांग को भी हमने रखा। और ऐसे ही अनेक विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की अपने अपने विचार उस समय रखे। और आपने देखा कल आधा दिन का ही विधानसभा सत्र था। अगले 2 दिन जो चलेगा संडे के बाद, सोमवार मंगलवार को, और ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे स्पीकर साहब बता रहे थे कि ज़रूरत पड़ेगी तो समय भी इसका बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए मुख्य रूप से तो यही बात हुई। कल मेरा विधानसभा में बोलने का अवसर मिला नहीं। मैंने इलाके की बहुत सारी मांगों को, डिमांड को भेज रखा है। अगर मेरा नंबर उसमें विधानसभा में बोलने को आएगा तो सबसे पहले मेरी डिमांड मेरे क्षेत्र में HSIDC का सेक्टर की और MSME के सेक्टर की और फूड पार्क बनाने की डिमांड मैंने उसमें लगाई है। मौका लगेगा तो विधानसभा सत्र में मैं रखूँगा। दूसरा, हमारे यहाँ लुल्ला हाइर में रीजनल सेंटर जो है उसकी बिल्डिंग बन रही है, तो 25 एकड़ ज़मीन भी है और बिल्डिंग बन रही है, तो थोड़ी बिल्डिंग और सरकार बढ़ाए तो हम उसको यूनिवर्सिटी की डिमांड में रख रहा हूँ कि उसमें यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है, क्योंकि सभी नॉर्म ज़मीन के हिसाब से पूरे हैं। तीसरा, एक हमारा डैमेज पुल जो कांग्रेस के समय बनाया था, फ्लाईओवर है जो रेलवे स्टेशन कोसली में है, तो वो डैमेज हो रहा है। हैवी व्हीकल बंद कर रखे हैं 2 साल से, तो वो पिछली बार भी मैंने उठाया था और इस बार भी उसमें काम तो प्रगति पे है, लेकिन जितनी स्पीड से चाहिए उतना है नहीं, तो वो भी एक डिमांड है। चौथा, मेरा इस हल्के में एक नया ब्लॉक, पंचायत नया ब्लॉक बनाने की डिमांड कोसली जो है, क्योंकि सब डिवीज़न हमारा वहाँ है और सब डिवीज़न की वजह से वहाँ एक पंचायत खंड कार्यालय भी होना चाहिए, तो उसके एक नया खंड कार्यालय की डिमांड मैं उस समय रख रहा हूँ। और ऐसे अनेक और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो मेरा रेलवे स्टेशन कोसली के बाईपास का है, चाहे हॉस्पिटलों को अपग्रेडेशन का है, और चाहे दूसरे चिकित्सा, शिक्षा और रोड कनेक्टिविटी के मामले हैं। उन सब चीज़ों पे मैं रखने वाला हूँ, लेकिन तो समय कितना मिलता है उसमें मैं अपनी हल्के की कितनी बात कह सकता हूँ, ये तो समय बताएगा। जी, एक कल कांग्रेस ने काफ़ी प्रदर्शन किया, हाईकोर्ट चौक से लेकर और वो विधानसभा के परिसर तक पैदल मार्च करते हुए गए। नेता प्रतिपक्ष ने हालांकि उस पर नाराज़गी जताई कि उनको इस तरीके से रोका गया, जीवन में कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, धक्का मुक्की वहाँ पर हुई। आप किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? नेता प्रतिपक्ष को ऐसे रोका जाना क्या सही है? देखिए, किस परिस्थितियों में रोका गया ये तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा। पिछले बजट सत्र में आपने देखा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पे किस तरह का टैक्स हुआ, तो सुरक्षा की गारंटी सबके लिए उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए अपोजिशन ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए। सुरक्षा में कोई ऐसी कोताही ना हो, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा इस अवसर पे कि भाई उन सबको सहयोग इसमें करना चाहिए, क्योंकि जान और माल सबका ज़रूरी है, चाहे वो पोजीशन का चाहे अपोजिशन का है।
एक किसानों का मुद्दा जो है वो काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। 9 महीने करीब हो चुके हैं कि दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हैं। विधानसभा में भी बार बार गूंजता है। वहीं जो किसानों पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस विधायकों की तरफ से आपत्ति जताई गई। तो ये किसानों का जो मुद्दा है आप कैसे देखते हैं, इससे कैसे निपटारा होगा? देखिए, किसानों के मुद्दे पर आप 9 महीने से पिछले देख रहे हैं, सरकार का रुख सीधा स्पष्ट है। अगर भाई 3 जो कृषि बिल हैं, कृषि कानून हैं, तो उन पे अगर संशोधन कोई भी कराना चाहे तो करा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह के किसान को दिक्कत होने वाली है। ये तो किसान की आय को दुगना करने के लिए, किसान को अनेक अवसर देने के लिए, अनेक मंडियां देने के लिए, एक कंपटीशन देने के लिए, और कानूनी परिधि में बार बार किसान अपने अनाज को बाहर नहीं बेच सकता, उसको हटाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें तो किसान सरकारी मंडी में बेचे, सरकारी मंडी में बेचे, प्राइवेट में बेचे, प्राइवेट में बेचे, ना बेचे तो ना बेचे। तो इसमें किसान का मुझे कम लग रहा है, लेकिन किसान एक संवेदनशील नाम है, किसान एक भावनात्मक नाम है। उसका उपयोग करके कुछ लोग राजनीतिकरण इसका कर रहे हैं, और आपने देखा कि मोदी जी ने कभी नहीं चाहेगा, वो इस बात को समझते हैं कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते से जब तक किसान के घर में आर्थिक बढ़ोतरी नहीं होगी, किसान का विकास नहीं होगा, किसान डेवलप नहीं करेगा, तो देश विकास की तरफ तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। ये मोदी जी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उसी का परिणाम था कि 3 कृषि कानून हम लेके आए। लेकिन जहाँ जहाँ आप देखेंगे ये इन कानूनों में, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो कोई एजिटेशन हो नहीं रहा, ना प्रदर्शन हो रहा, क्योंकि राजस्थान के लोग हमारे यहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनका टोटल बाजरा एमएसपी तो वहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। तो जहाँ उनकी सरकारें होती वो एमएसपी पे खरीद नहीं पा रही, जबकि हमने सारा राजस्थान का बाजरा भी खरीदा। और पंजाब का भी आपने देखा कि पंजाब भी अपनी मक्का, अपना धान नहीं खरीद पा रही, और उसका भी हमने मक्का खरीदने का काम और बाजरा खरीदने का काम मेरी सरकार ने किया। आज हम 12 फसलों पे एमएसपी पे खरीदने का काम हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपना कर रहे हैं। तो इसमें अगर सहयोग करना हो तो वहाँ एजिटेशन आके यहाँ करेंगे, वहाँ का यहाँ करेंगे। जब पंजाब ने कानून पास कर दिया कि हम तीनों अध्यादेश को मानते ही नहीं, कृषि कानून को, फिर मैं ये समझता हूँ फिर किस तरह की लड़ाई है, फिर क्यों किसान का नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो मान ही नहीं रहे इन कानूनों को, और ये स्टेटों को भी है कि भाई वो अपना माने तो माने, किसान को भी है कि भाई आप इन कानूनों में जुड़ना चाहते हैं जुड़े, ना जुड़ना चाहते हैं तो कोई उसके लिए बाध्यता नहीं है। और अब तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1.5-2 साल के लिए मना कर दिया है, फिर किस बात की लड़ाई है? जब तीनों कानून क्लियर हैं, तीनों कानूनों में किसान अगर होते तो संशोधन करा देते और उनका मानना भी जाता, लेकिन कि कुछ राजनीतिकरण के कारण ये सब कुछ नहीं हो रहा, और मैं तो ये समझ रहा हूँ ये किसानों के साथ भी धोखा है। एक मेरा आखिरी सवाल है, किसानों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था नेताओं का, मंत्रियों का, और उसके बावजूद भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपके एरिया में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। किस तरीके की आपके वहाँ पर तिरंगा यात्रा रही? देखिए, मेरा क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र सीमा पे शहीद होने वालों का क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र इस देश की रक्षार्थ अपने प्राणों को गंवाने वाला क्षेत्र है। तो इसलिए मेरे क्षेत्र में आप देखेंगे हर गांव में कोई न कोई शहीद की मूर्ति लगी मिलेगी। जो 1857 के जंग आज़ादी की लड़ाई 5000 लोगों ने एक दिन में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, ठीक उसी तरह से 61 में चसूल में लड़ाई हुई, रजांगला की जो लड़ाई आपने देखा 118 लोग उसमें हुए, और 1300 लोग चाइनीज़ उन्होंने मारे। तो 118 लोगों ने मेरे वो क्षेत्र के ही थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और बहादुरी की बात यह है कि चाइना की सेना उनको बहादुरी का परिणाम उनको देते हुए गई है, क्योंकि आपने देखा कि जो उनका एक शहीदी स्मारक पोस्ट बना है उसमें उल्टी बंदूकें लगा के और उस पर टोपी लगा के जो सलूट किया है, तो उससे साफ ये है कि भाई बहादुर लोगों को ही ये सलामी दी जाती है। तो चाइना के सैनिकों ने भी इसको पूरा बहादुरी का खिताब दे के गए।
ठीक इसी तरह से 71 की लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ 72 की लड़ाई हो, चाहे वो आप देखेंगे शांति सेना की हो, चाहे म्यांमार में जब हम अपने लोगों को निकाल के लाए, चाहे उसकी बात हो, और चाहे आप देखेंगे कारगिल में शहीद हुए हैं उनकी बात हो, तो सबसे पहला शहीद मेरे क्षेत्र का ही हुआ था, मेरे अहिरवाल का ही हुआ था। इसलिए सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो मेरा तो इलाका ही सैनिकों की खान कहा जाता है, और उन सैनिकों की खान होते हुए तिरंगा यात्रा जो थी वो निश्चित तौर पे तिरंगा यात्रा में सब ने सहयोग करा, और हमने ट्रैक्टर का जवाब ट्रैक्टर से दिया, और आप देखेंगे 1000 से कहीं ऊपर ट्रैक्टर भी वहाँ आए, आप 250-300 गाड़ियाँ भी वहाँ आई, और 300 के आसपास आपके मोटरसाइकिल भी वहाँ आई, तो 10,000 से ऊपर की संख्या। 12 किलोमीटर का हमने ये ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन 12 किलोमीटर में एक भी स्थान, 1 इंच भी स्थान ऐसा नहीं था जिसमें ट्रैक्टर ना खड़ा हो। इसमें हमारे सांसद महोदय डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इसमें भागीदार हुए, दूसरे अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी इस यात्रा में शामिल हुए, और तीसरा हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी भी उस पूरी यात्रा का निरीक्षण कर रहे थे, और वो यात्रा भव्य थी, दिव्य थी, और जो भावनाओं को लेके किया था उन भावनाओं के ओतप्रोत थी। और उस यात्रा में मैं इलाके की जनता को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। अब उन्हीं की बदौलत उनके बच्चे भी सेना में सेवा करते हैं, लेकिन हमारे इलाके की भावनाएं भी सैनिकों के साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मेरे साथ थे। उन्होंने उनके इलाके में जो तिरंगा यात्रा निकाली उसको लेकर और मानसून सत्र को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।